अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स अवाम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बेनामी एक्ट, पाकिस्तानी मुआशत, टैक्स अहदाफ, कोरोना का फ़ेज़ 2 क्या होगा, क्या होने वाला है, हुकूमत क्या रिलीफ दे सकती है और ताजरों को किस तरह एतमाद में ले सकती है, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर शेख मोहम्मद असलम, आप माहिर टैक्स अमूर भी हैं, उनके साथ मौजूद हैं मियाँ आतिफ़ुर रहमान साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं सर्विंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के, माहिर तालीम हैं। उनके साथ मौजूद हैं फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, आप सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मेंबर आई कैप हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। नाज़रीन, इससे पहले अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, वकला बिरादरी इस हवाले से क्या कहती है, उनकी राय जानते हैं। बेनामी का कानून पहले से मौजूद है, वो इससे बहुत अच्छा और सिंपल है। उससे लोगों के राइट इस्टेब्लिश करने के लिए एक प्रोसेस मौजूद है, एक फ़िल्टर मौजूद है, एक मोड मौजूद है और उससे एक्चुअल जो मालिक होता है वो साबित हो जाता है और जो दूसरा जिसके नाम पर बेनामी के तौर पर हो वो भी उस प्रोसेस से गुज़र कर साबित हो जाता है। लेकिन जहाँ तक जो सिविल लाइबिलिटीज़ हैं, जहाँ लोग आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन अपनी प्रॉपर्टी या किसी ख़ास इंसेंटिव मोटिव के तहत ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए पहले वाला लॉ पहले वो मौजूद है और वो बेहतरीन लॉ है। उससे आप सही प्रोसेस अपना के प्रॉपर्टी को सही जो उसका एक्चुअल मालिक है उसके लिए डिक्लेयर कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं बिला वजह से बेनामी के कानून को एक्सपेंड कर रही हैं, जो कि इसके दायरा इख्तियार में नहीं आता, क्योंकि इसका सबसे अहम इशू यही है कि अगर कोई शख्स कंसीलमेंट करता है और कंसीलमेंट करते हुए वो अपने सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता, फिर वो बेनामी है और उसने वो जायदाद किसी और के नाम पे रखी हुई है तो बेनामी है। और अगर वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है और उसने अपना वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर किया हुआ है तो फिर ये बेनामी के दायरा इख्तियार में नहीं आता। अगर हम इसी तरह से करते रहे कि टैक्स का पैसा चोरी करते रहे और अपने जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं बसैयत कौम, उसको अगर हमने जो है उसके मुताबिक हमने अपने आप को मॉडिफाई ना किया तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। मैं समझता हूँ कि हमें गोशवारे जो हैं टैक्स गोशवारे और वो बिल्कुल अदा करने चाहिए और एक अच्छी कौम होने का सबूत देना चाहिए। शेख साहब, बेनामी एक्ट 2019 में लाया गया, हुकूमत चाह रही थी कि मुआशत को बेहतर किया जा सके, FATF की शराइत को पूरा किया जा सके, IMF की शराइत को पूरा किया जा सके, कहाँ तक कामयाब हुई अब? देखिए, बेनामी एक्ट के 2016 में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है पाकिस्तान के अंदर। उसके अंदर जो सबसे इसकी वजूहात है, जब भी कोई एक्ट पार्लियामेंट में आता है उसके जो लास्ट पेजेस होते हैं उनको देखा जाए तो वहाँ रीज़निंग दी जाती है। रीज़निंग आप जानते हैं, जब से पूरी दुनिया के अंदर एक पनामा लीक्स का बहरान आया तो उसके अंदर ये सारा मामला जो हैं डिस्कस हुए कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग पूरी दुनिया में फैली हुई है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, बेनामी ट्रांजैक्शंस पूरी दुनिया में चल रही हैं, उसको किस तरह नए दौर में नई दुनिया में किस तरह टैकल करना है। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी थी। जैसे इंटरनेशनल लेजिस्लेशन चेंज हुई उसी तरह पाकिस्तान में भी उसके असरात आए और उन्होंने बेनामी ट्रांजैक्शन जो कानून है 2016 में पास किया। उसका मेन फोकस ये था कि जो हमारे यहाँ वाइट क्राइम होते हैं, वाइट कॉलर क्राइम जिसे कहा जाता है, जो हमारे यहाँ एलिट क्लास है, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ किसी भी तरीके से अगर बनाती है, वो अपने नाम पर अगर ना भी रखे, किसी और के नाम पर भी रखे, तो उसकी सर्टन लॉ के अंदर कंडीशंस दी गई हैं। उनको FBR और हमारे जो दूसरे इन्वेस्टिगेशन और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो उनको ट्रेस करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई दूसरा शख्स भी अगर बताता है, इन इदारों की मदद करता है, तो उनके लिए एक सर्टन इनाम रखा गया है। तो इस वजह से ये सारे जो मामला चलेंगे जब, तो इनकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होगी। वाइट कॉलर जो क्राइम है, आप समझते हैं कुछ उस पर काबू पाया गया है, कितने फ़ीसद आपकी नज़र में?
देखें ये काफ़ी समझ लें आपकी लंबी बहस है कि किस किस तरह पाया गया। दुनिया में हर जगह क्राइम्स होते हैं, टैक्स इवेजन्स होती हैं, टैक्स के लिए हेवन्स दिए जाते हैं। तो इस तरह की बहस में पड़ने की बजाय ये देखना चाहिए कितना कंट्रोल कर सकते हैं जी क्योंकि अगर इन चीज़ों को हम ख़त्म पूरी दुनिया में नहीं हो सकें। जी। आप यूरोपीय माशरा देख लें, आप अमेरिकन देख लें, ऑस्ट्रेलियन, कनाडा और बाकी जो सारे हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर भी ये क्राइम्स मौजूद हैं किसी न किसी शक्ल में, और वहाँ भी इनको कंट्रोल किया जाता है, इनकी एलिमिनेशन नहीं हो सकती। तो यहाँ भी अगर फोकस ये रखा जाता कि इनको कंट्रोल करना है, जिस हद तक कंट्रोल करें जिसमें बेनामी भी आ जाए, मनी लॉन्ड्रिंग भी ना हो सके, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ना हो सकें, जिसमें ड्रग्स मनी ना हो, टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट मनी जो हमारे यहाँ काफ़ी FATF के हवाले से डिस्कस होती रही है, तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा हुकूमत सकता की है। मजबूरी बन गया था या हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी से ये कानून नाफिज किए हैं? क्योंकि इंडिया बहुत पहले बेनामी पे काम कर चुका है, तो हमारे एशिया ममालिक पहले बहुत इस पे काम कर चुके हैं। पाकिस्तान अब 2019 में इस पे अमल पैरा हुआ है, ये क्या वजूहत है? इसकी वजह यही, जैसे मैंने इंट्रो में अर्ज़ किया कि जब से पनामा लीक्स आई हैं उसके पनामा के बाद ये इशूज़ पनामा के बाद इश्यूज शुरू हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर ये सारी चीज़ ओपन सीक्रेट से, ये सीक्रेट चीज़ें तो ये ओपन होगी सारी। ठीक है। तो ये ओपन सीक्रेट जब ओपन हो गए हैं, फिर पब्लिक की ज़ुबान पर आ गए हैं, मीडिया पर आ गए हैं, और लोगों को पता चल गया है कि स्टेट के विद इन स्टेट जो एक्टर्स होते हैं वो ये काम कर रहे हैं। IMF का प्रेशर तो नहीं था या FATF की शराइत तो उसकी वजह से ये लागू किया गया? एब्सोल्युटली वहाँ से प्रेशर आया। उसके बाद WTO है हमारे पास, उसके बाद जो IMF है उनका प्रेशर है, उसके बाद जो बाकी ममालिक हैं जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में बड़े सक्सेसफुल काम कर रहे हैं। इसका असल में मकसद ये समझना चाहिए कि एलिमिनेशन नहीं, रेगुलेशन करनी है। रेगुलेशन कि आप रेगुलेशन बेहतर बनाएं, मनी ट्रांसफ़र आप रोक नहीं सकते, लेकिन रेगुलेट होकर मनी जाएगी तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन रहेगी, टैक्स डिपार्टमेंट से अवेयर रहेगा, टैक्सेस जो वाजिब अदा वो अदा किए जाएंगे, तो ये एक बिज़नेस चलता रहेगा। अच्छा, दस्तावेज़ी मईशत है जिसको हम बार बार नारा लगाते हैं, हुकूमत भी कहती है हम दस्तावेज़ी मईशत की तरफ जा रहे हैं, उस पर भी कुछ इसका असर हुआ है? देखिए, ये बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि हम दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो रहे हैं और तकरीबन हो चुके हैं जहाँ पर ये मईशत जो इस लेवल पर पहुँच चुकी है, ख़ास तौर पर उसकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। हमारा नादरा जो है वो गुज़श्ता कई साल से काम कर रहा है, और आपको ये भी जान के हैरानगी होगी कि कई यूरोपियन ममालिक ने हमारा ये डाटा और ये प्रोसीजर, ये सिस्टम जो है ये हायर किया, और हमारे टेक्नीशियंस, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे जो IT के क्वालिफाइड लोग हैं वहाँ पर जाकर उन्होंने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया हुआ है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम हमारी तरफ से पूरी दुनिया में सरप्राइजली जब मुकम्मल ये हो जाएगा, हमारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी, जो ये हैरानगी दुनिया को होगी कि पाकिस्तान इस लेवल पर काम कर रहा है, और उसके लिए कामयाबी भी हमारी तरफ से मुकम्मल। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, शेख असलम साहब से हमारी तफसील से थोड़ी सी उसमें बताया उन्होंने, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और बेनामी एक्ट, इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। दूसरा, आपकी नज़र में इन पे अमल पैरा होकर हुकूमत कहाँ तक आप समझते हैं कामयाब हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफजल अय्यूबी साहब, इस पे हमने पहले भी एक डिटेल्ड प्रोग्राम किया FATF पे, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे और बेनामी एक्ट पे। बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग को जब हम डिफाइन करते हैं, वो करते हैं जो इलीगल मनी जो है, जो कि ट्रांसपोर्ट होती है अक्रॉस दी बॉर्डर्स, अक्रॉस दी बॉर्डर्स जो ना, जैसे आप अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त जो हम एक डिलेमा फेस कर रहे हैं कि नैब ने बहुत सारे जो हमारे एलीट क्लास के सियासतदानों के खिलाफ केस बनाए, लेकिन अभी तक वो कोई उसको खातर खा प्रूव नहीं कर सके। ये मेरे भाई की बात ठीक है कि ये जो नादरा की डॉक्यूमेंटेशन अभी शुरू हुई है, इसकी वजह से शायद इन फ्यूचर 2-3 साल आगे जाके हमें इन तमाम चीज़ों पे काबू पाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी एक अभी मिसाल बताता हूँ कि हमने एक कंपनी का 12 लाख रुपए का चेक था प्रोफेशनल फीस का, किसी अकाउंट में जमा करवाना था, तो मेरे अपने अकाउंट वाले वो पैसे जमा करने के लिए तैयार नहीं थे। एक उन्होंने लॉ बना दिया है, डॉक्यूमेंट कर दिया है कि जब 1 मिलियन से ऊपर ट्रांजैक्शन होगी तो पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन जो है ना वो फॉर्म के ऊपर लिखा जाएगा। तो जब हमने उसे लिखा कि ये प्रोफेशनल फीस है रिसीव्ड फ्रॉम सो एंड सो कंपनी, तो फिर वो हमारे अकाउंट में वो पैसे जमा हुए। अब ये जो चीज़ें हैं ये पहले पाकिस्तान में कभी एग्जिस्ट
नहीं करती थी, आदी नहीं थे लोग। और लोग इसके जो है आदी नहीं थे। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग यूज टू और आदी हो जाएंगे और ये खुद ब खुद डॉक्यूमेंट होना शुरू हो जाएगा। जैसे 50,000 रुपए की एक शर्त लगाई थी हमने शनाख्ती कार्ड की, पहले तो ये पता ही नहीं चलता था कौन आदमी कोई चीज़ खरीदने गया, कौन आदमी कोई चीज़ नहीं खरीदने गया। अब आप किसी भी शोरूम पे, किसी भी बड़ी कंपनी में चले जाएं तो एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर वो आपसे आपका आईडी कार्ड, आपकी आइडेंटिटी मांगते हैं। इससे एक डाटा मुरतब होगा कि पर्सनल एक्सपेंडिचर्स लोगों के कितने हैं। अब देखिए होता कि हम वेल्थ स्टेटमेंट एक आदमी की भरते हैं, जब हम उससे बात करते हैं जी पर्सनल एक्सपेंडिचर का जी लिखते हैं 6 लाख रुपए साल का, जबकि उसके बच्चों की फीस जो जा रही होती है स्कूलों की वो 40 लाख रुपए साल जा रही है। तो दोनों चीज़ें कोरोबरेट नहीं करती। ठीक है, दोनों चीज़ें। अभी रिसेंटली मेरे पास एक साहब आए जिनके बच्चे मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ते थे, 4 बच्चे उनके स्कूलों में 2 यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा जी स्कूल फीस की जो टैक्स कटा है ये इसके चलान्स हैं आपके पास? उन्होंने कहा जी ये चलान्स मौजूद है। तो उसके बाद हमने इसे रिवर्स करके बताया कि जी इतना खर्चा बनता है जो पर्सनल एक्सपेंडिचर परफॉर्मे में हमें डालना पड़ेगा। अब वो मुझे ये क्या कहते हैं कि जी डाल दें, ये तो ज़रूरी है, ये तो ट्रेस हो जाएगा। अब ये बात जो मेरे भाई ने अभी की ना, नादरा की डॉक्यूमेंटेशन या इस तरह के जितने हमने इनडायरेक्ट कैचेस डाले हैं, इससे लोग अब एक नेटवर्क में काबू आना शुरू हो जाएंगे और चीज़ें डॉक्यूमेंट होनी शुरू। मैं फैसल साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। ब्रेक से जाने से पहले मैं आता साहब आपसे एक सवाल है, क्योंकि तालीमी इदारों से आपका ताल्लुक़ है, एजुकेशन से आप बेहतर जानते हैं। एक वाहद सेक्टर है जिसमें हम हर बंदा इन्वॉल्व है, जिस किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका अकाउंट पर क्या असरात मुरतब होंगे? अब स्कूल बंद होंगे, आपके लिए क्या मुश्किलात होंगी, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हुकूमत को मद्देनज़र रखनी चाहिए थी लेकिन उससे पहले लॉकडाउन लगा दिया गया है? आप इस हवाले से क्या कहते हैं? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी मैं आतफ सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें देखें, जो भी कारोबार इस वक्त यहाँ चल रहे हैं या उनका किसी न किसी मजाज अथॉरिटी के साथ उनका एक ताल्लुक़ है, तो हमारा भी ताल्लुक़ जो है वो स्कूल्स का ताल्लुक़ भी जो है वो डायरेक्टली देखा जाए तो एजुकेशन के जितने महकमे उनके साथ है। जी जी, ये बेसिकली अब इंडस्ट्री बन गया हुआ है। जी कोई शक नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन किसी कॉटेज इंडस्ट्री या एसएमई या इसके अलावा बड़ी इंडस्ट्री के जो इदारे हैं जो उसको रजिस्टर करते हैं, उनके साथ ये अटैच नहीं है। ठीक है, इसलिए स्कूल्स के लेवल के ऊपर जब भी कभी कोई क्योस आया या इनके ऊपर कभी भी कोई प्रॉब्लम आई है, तो ये जो दूसरे इदारे जैसे एसएमई छोटी कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, हमें सपोर्ट नहीं किया जाता। लेकिन वो तो टैक्स देते हैं ना, आपके इदारे से टैक्स एग्जाम्प्ट है, इसलिए शायद हुकूमत नहीं सर, हमारे टैक्स हमारा कोई ऐसा इदारा नहीं है स्कूल का जिसमें टैक्स एग्जाम्प्ट हो। हम प्रोफेशनल टैक्स भी देते हैं, हम ट्रेड टैक्स भी देते हैं, हम प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं, हम जो हमारी रजिस्ट्रेशन है उसका टैक्स भी देते हैं। इसके अलावा एक ख़ास लेवल की फ़ीस के ऊपर जाके तो वो सेल्स टैक्स जो इम्प्लीमेंट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स या जो भी इसकी टर्म यहाँ पे मुतारिफ़ कराई हुई है, वो भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। देखें, जब आपके पास कोई फोरम होता है ना जहाँ आप अपनी बात को बता सकते हैं, जी जी, वो इस तरह का इंटरकनेक्टेड फोरम है नहीं जहाँ हम अपनी प्रॉब्लम को बताएं और उसको एड्रेस किया जाए। अब जैसे हम अपनी सर्विंग स्कूल एसोसिएशन के लेवल के ऊपर अपनी प्रॉब्लम बताते तो हैं हुकूमत को, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि इदारे आप बंद कर रहे हैं, तो इससे जो छोटे स्कूल्स वाले हैं जिनकी फीसिस की जो शरह है वो 5,000 से नीचे है, वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जो किराए हैं, उनके किराए देना, उनके टैक्सेस देना, टीचर्स को सैलरीज देना, जो डोमेस्टिक स्टाफ है आपके पास उसकी सैलरीज देना, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने इस लेवल के ऊपर हमने बाकायदा स्टेट बैंक को भी लिखा कि हमें भी अकोमोडेट किया जाए, कॉटेज इंडस्ट्री का ही तो चलन दर्जा दे दें, लेकिन इसको अकोमोडेट तो करें। लेकिन पिछला जो 6 माह का अरसा गुजरा जिसमें कोरोना हावी रहा, स्कूल्स बंद रहे, उसमें किसी किस्म की अकोमोडेशन स्कूल्स के लेवल के ऊपर नहीं की। कम शरह सूद पे तो हुकूमत ने कर्जे दिए थे, आपने कुछ उसमें ऐसा है कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है ना, उसमें एक लिस्ट है जिनको वो दर्जा दिया गया है कि जी ये हमारी इंडस्ट्री है, इसको हम कर्जे देंगे। ठीक है, उसमें हमारे स्कूल्स का नाम नहीं है। उसमें स्कूल्स का नाम ऐड करवाने के लिए हमने दरख्वास्त दी थी कि जी ये नाम उसमें ऐड कर दें ताकि हमें अकोमोडेट किया जाए
किस लेवल पे, जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं उस लेवल पे, जो कमर्शियल बैंक्स हैं उस लेवल पे, या जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं किसी भी लेवल पे हमें अकोमोडेट तो किया जाए। अकोमोडेट करने के लिए वो कहते थे जी जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास आई हुई है उसमें आपका नाम नहीं है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले कभी थी नहीं, इसकी तरफ तवज्जो अता दी साहब, नहीं गई ये थी। जो हुकूमत ने अभी एकदम ऑनलाइन सिस्टम की तरफ आ रहे हैं, जी, क्या हमारी कौम, हमारे बच्चे एजुकेशन की तरफ ऑनलाइन सिस्टम पे पढ़ पाएंगे? आप क्या समझते हैं कि ये स्कूल जाने एक छुट्टी हो जाए तो बच्चे खुशियाँ मनाते हैं, तो स्कूल पहले भी 6 माह बंद रहे हैं, फिर दोबारा उस तरफ हम चल पड़े हैं, इससे तालीम का कितना हर्ज होगा? आप क्या समझते हैं, कोई ये साल भी ऐसे ही गुजरेगा बच्चों का? जी देखें, अगर हम छुट्टियां मनाने को अगर हम हमारे लिए एक खुशी का लेवल समझते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी ज़हनी पस्ती है। इस तरह के लेवल के ऊपर आके अभी तक हम मैच्योर नहीं हुए हैं। जी, अवेयरनेस उसके हवाले से को दी नहीं गई जी, स्टूडेंट हम को, वालिदैन को। दी भी नहीं गई। और देखें जो अब ऑनलाइन जो मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं ले सकते बच्चे, जो अगर मोबाइल को ले भी लेगा वो नेट के बिल नहीं दे सकते, वो किस तरह वो सर्वाइव करेंगे, किस तरह ऑनलाइन का लेसन? इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए था कि कुछ ना कुछ, अगर वो हमें इस तरह से ऑनलाइन की तरफ राग़िब कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ फैसिलिटेट करते बच्चों को, पेरेंट्स के लेवल के ऊपर, कि किसी ना किसी ऐसी फैसिलिटी का इनेकाद करवाते जिसमें बच्चों को टैब्स जो थे वो कम शरह पे, उनकी जो सूद की जो शरह है वो कम, या बग़ैर सूद के उनको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, या जो वाईफाई है उसको फ्री करके, यानी जो बच्चों के शहबाज लिए शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब ने की थी, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में फ्री थी जी वाईफाई। वो तो खैर एक नॉर्मल लेवल के ऊपर थी ना। इस वक्त तो देखें आप, इमरजेंसी का एक माहौल था। जी जी। इस इमरजेंसी के माहौल के अंदर तो इनको बहुत कुछ करना चाहिए था ताकि जो 15-20% इस वक्त ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं लोग, वो बढ़ के कम से कम 30-35-40% हो जाते। जी जी। सभी तो नहीं उसमें आ सकते ऑनलाइन में। एजुकेशन सेक्टर किस तरह सर्वाइवल करेगा, क्या ऑप्शन क्या है? देखें, ऑप्शंस तो यही है कि अभी जो इस वक्त जो हमारे पास सिनेरियो है, ऑलमोस्ट कोई जो डाटा के मुताबिक 10,000 के करीब स्कूल्स जो हैं पिछली जो कोरोना की लहर थी उसमें बंद हो चुके हैं। ठीक है। अब जो इस वक्त समझ लीजिए कि जो इस वक्त स्कूल्स चल रहे हैं उसमें भी जो 5,000 से नीचे फ़ीस वाले स्कूल हैं वो आप समझ लीजिए कि वो ICU में हैं। जी जी। अगर ये मज़ीद 2-4 माह बंद रहा, यानी ये तो 1 महीने के लिए, 1.25 महीने के लिए इन्होंने बंद किया, इसको बढ़ा दिया खुदा ना खास्ता, तो फिर जो वो ICU वाले हैं वो भी समझ लीजिए कि अपने आखिरी मैं आतिफ साहब, वैसे प्राइवेट जो वो सेक्टर है एजुकेशन का, वो तो एक अशराफिया बन चुका था, लेकिन ये तो पहला इम्तिहान था जिसमें काफ़ी हद तक लोग निकल चुके हैं। सर वो जो अशराफिया की आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो 5,000 से प्लस पे जो स्कूल्स हैं उनके ऊपर है। जी, ये तो बिजनेस बन गया था, बहुत बड़ा ये बिज़नेस है। देखें, इसको बिज़नेस ही समझना चाहिए, लेकिन देखें डॉक्टरी भी जो है वो बिज़नेस है। जी जी। डॉक्टरी, लेकिन उसके साथ नोबल प्रोफेशन लगा हुआ है। ये हमारा नोबल प्रोफेशन है। हम इसमें ये नीयत करके आते हैं कि या अल्लाह हम अपने जो ये कौम के बच्चे हैं इनको पढ़ाएंगे, इसी में से अपना रिज़्क भी कमाएंगे। आतिफ साहब फरमा रहे थे वो तमाम टैक्सेस भी देते हैं, इसके बावजूद हुकूमत उनको रिलीफ देने में नाकाम है। क्या समझते हैं आप, जो टैक्स पेयर है उसको ज़िंदा रखने के लिए हुकूमत को क्या रिलीफ देना चाहिए? दूसरा, बेनामी पे आज हमारे टॉपिक था, वो भी मेरा एक सवाल है आपसे। पहले जायदाद असासे अपने दूसरों के नाम पे थे, एमनेस्टी आई, हुकूमत ने एमनेस्टी दी। अब जो इनकम टैक्स गोशवारे जा रहे हैं, वेल्थ स्टेटमेंटें जा रही हैं, आप क्या समझते हैं कुछ उससे कोई एमनेस्टी से बेनामी पे जो आई थी उसको फ़ायदा हुआ इन हालात में आके? पहले तो मियाँ साहब का जो एक इनकी शिकायत है, इनका शिकवा है गवर्नमेंट से कि वो इनको एक कॉटेज इंडस्ट्री या एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ में नहीं शामिल कर रही, तो इसके लिए इनके पास लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। हाई कोर्ट मौजूद है। अगर इनकी वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही, मेरी इनसे दरख्वास्त होगी कि ये लाजमी तौर पर हाई कोर्ट अप्रोच करें। स्पेशली इस वक्त इनका ये जो इशू चल रहा है और ये करंट इशू और हॉट इशू है, और अगर जो भी डिपार्टमेंट का, एजुकेशन डिपार्टमेंट या दूसरे कोई डिपार्टमेंट्स इनकी वो कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर रहे, तो ये फौरी हाई कोर्ट रिव्यू करें और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फ़ाइल करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनका नाम उस लिस्ट में आएगा और इनके लिए कम से कम ऑक्सीजन लेवल तक इनकी इमदाद, फौरी तौर पर इमदाद की जाएगी। और दूसरी तरफ बतौर पेरेंट हम सब समझते हैं कि बच्चे जिस तरह हम सब के डिस्टर्ब हैं, हम डिस्टर्ब हैं, इन लोगों ने भी काफ़ी इस गंगा में हाथ धोए हैं। एजुकेशन सिस्टम जो है तबाह करने में प्राइवेट स्कूल्स का बड़ा हाथ है, बनाने में नहीं, तबाह करने में। और उसकी सारी वजूहत मियाँ साहब भी समझते हैं, हम लोग भी समझते हैं। उस तरफ भी ख्याल करें कि सिर्फ एक इंडस्ट्री ना बनाएं, एक पूरी दुनिया में ये इंडस्ट्री नहीं है। खुदारा ना हेल्थ इंडस्ट्री है जो हमारे यहाँ बदकिस्मती है, एक हेल्थ इंडस्ट्री बन गई है,
एजुकेशन इंडस्ट्री बन गई, ये इंडस्ट्रियाँ नहीं है पूरी दुनिया में, ना जस्टिस सिस्टम इंडस्ट्री है। ये चीज़ें बेसिक नेसेसिटीज़ में आती हैं और लोगों को सस्ता इंसाफ मिलना चाहिए, सस्ती उनकी दवा दारू होनी चाहिए, एजुकेशन मुफ्त होनी चाहिए। तो ये उस तरफ जाएं, उस तरफ सोचें। डेफिनेटली हुकूमत इस वक्त ये क्राइसिस में है, चूँकि ये इस वक्त बिज़नेस चल रहा है, जी जी तो इनकी हेल्प होनी चाहिए। तो दूसरी बात जो आपने कही कि अब ये जो मामला चल रहा है बेनामी के हवाले से, तो इसमें जो रिसेंटली अब जो जा रही हैं रिटर्न्स और वेल्थ स्टेटमेंट्स वगैरह ये वो, तो इनमें सूरत हाल ये है कि वो डेट मेरा ख्याल थोड़ी सी एक्सटेंड हुई है या नहीं, इसमें मुझे कंफर्मेशन तो नहीं है इस वक्त। लेकिन ये जो अब लोग नहीं करेंगे, डेफिनेटली उनके ऊपर सख्त कवानीन जो इनकी जो पेनल्टी क्लॉज हैं वो इन्वोक होंगी और इनको करना पड़ेगा, चूँकि इनका जो आप समझ लें कि हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका है। 2016 जो इसमें कानून का जो बेसिक एम्फेसिस था वो यही था कि आप विद इन टाइम फ्रेम डिस्क्लोज़ कर दें। वो डिस्क्लोजर जहाँ तक नहीं होगा, फिर इसके बाद जो कानून ये कहता है कि किसी भी तरफ से इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को ये शिकायत मिलेगी या इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी किसी ऐसे शख्स के नाम पर है जिसका वो ज़ाती तौर पर ख़ुद मालिक नहीं है, तो ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है उस शख्स पर चला जाएगा। ये बड़ा सिस्टम और ये कानून बड़ा इस मामले में बड़ा अजीब है। आम फौजदारी मामलात में और सिविल मामलात में ये समझना पड़ेगा कि ओनर्स ऑफ प्रूफ उस शख्स पर होता है जो अलेज करता है, जो क्लेम करता है, लेकिन यहाँ पर जो बंदा डिफेंड करेगा उसके ऊपर ओनर्स ऑफ प्रूफ है कि उसने ये प्रॉपर्टी कहाँ से ली। ठीक है, तो जिन हजरात और जिन लोगों के पास ये चीज़ें ऐसी मौजूद हैं अभी तक, तो उनसे तो यही गुजारिश होगी, कानून की जो शेप है वो काफ़ी सख्त है। जी जी। तो उसके अंदर आके लिटिगेशन, आप यकीन करें कि रोज़ हाईकोर्ट में देख रहा हूँ मैं कि शुरू हो चुकी हुई है। जी जी। बहुत से हमारे जो अशराफियाँ हैं और वाइट कॉलर लोग हैं, उनकी पिटिशन्स ढके छुपे हाई कोर्ट में अदालतों में पहुंच चुकी हैं उनको बचाने के लिए। तो फर्दर ये मज़ीद और सख्ती होगी। तो उससे पहले जो कोरोना का फेज़ 2 ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, सेक्टर भी बंद कर दिए गए हैं, इन हालात में जो टैक्स अहदाफ हैं वो किस तरह पूरे होंगे? हुकूमती जो प्रेशर है हुकूमत के ऊपर IMF का, वो किस तरह हुकूमत पूरा कर पाएगी? क्योंकि पहले अभी लोग संभले ही थे, इकॉनमी का पहिया चलने ही वाला था, थोड़ा चलना शुरू हुआ तो फिर दोबारा लॉकडाउन हो गया। नहीं, पहिया तो जब से ये हुकूमत आई है, मेरा नहीं ख्याल ख्वाहिश साहब शायद मेरी बात को सेकंड करें कि कभी ना इस हुकूमत में अहलियत है और ना होगी जो नज़र आ रहे हैं इनके। ये मामलात इसी तरह नॉर्मल तरीके से चलेंगे। और कोरोना तो आप समझ लें कि इनके ऊपर एक डेडली अटैक आ गया है, तो ये तो बड़ा मुश्किल है इसको किसी तरह भी निकाल लें इस फेज़ से, क्योंकि जो टारगेट्स होते हैं जो वो आपका फ़र्स्ट स्टेप बताते हैं। फ़र्स्ट स्टेप इनका अभी तक कोई किसी मामले में ठीक नहीं है। चेयरमैन FBI की अपॉइंटमेंट हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, उसके अलावा इनके जो अब रिसेंटली आप देखें कि इन हालात के अंदर इन्होंने FBR के अंदर जो सारी पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स की हैं उनको उसको बहुत तनकीद हो रही है और ख़ास लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ख़ास इंडस्ट्रीज़ को टारगेट किया जा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये कभी भी आप सब स्टेबल इकॉनमी के लिए ठीक नहीं है। ठीक है। और FBR के इख्तियारात बढ़ाए जा रहे हैं, बजाय इसके कि FBR को हमेशा एक मॉनिटरिंग एजेंसी के चलाना चाहिए, बजाय इसके कि FBR को एक पुलिस की तरह चलाएं, लोगों में खौफ राज फैलाएं। लोग टैक्स देना चाहते हैं लेकिन रिटर्न क्या है? जी। आपको मैं मज़ेदार एक इंसिडेंट बताऊं, पिछले दिनों हाईकोर्ट में आर्गूमेंट्स के दौरान जब ये बेंच की तरफ से एक जनरल ऑब्जर्वेशन आई कि ये जो इंडस्ट्री वाले ये टैक्स चोरी करते हैं जी, तो उसके जवाब में मैंने बड़े अदब से अर्ज़ किया कि इस तरह के जो परसेप्शन बनती जा रही है किसी भी कारोबारी शख्स के लिए, कारोबारी जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए, ये बड़ी ख़तरनाक है। ठीक है। वो जैसे तैसे हालात हैं इस मुल्क के अंदर, हर कारोबारी शख्स जो है वो टैक्स देना चाहता है, लेकिन अगर उसको तालीम ख़रीदनी पड़ेगी, सेहत ख़रीदनी पड़ेगी, इंसाफ ख़रीदना पड़ेगा और बाकी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी ख़रीदनी पड़ेंगी, तो वो टैक्स को किस खाते में रखेगा? सवाए इसके जुर्माने के वो टैक्स को कुछ नहीं समझेगा। आप सही कह रहे हैं, तो ये परसेप्शन चेंज करनी चाहिए। एतमाद का जो फुकदान है उसको दूर करने की ज़रूरत है। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, FBR में इस्लाहात के हवाले से हुकूमती नारे तो सबके सामने 2-3 साल से लग रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो ये एक्ट बनाए गए हैं, FBR के इख्तियारात भी इसमें बहुत सारे दे दिए गए हैं, SSCP को इख्तियारात दे दिए गए हैं। को इस्लाहात में ये एजेंडा शामिल है? इन एक्ट की वजह से कोई इस्लाहात में बेहतरी हो सकती है? आप समझते हैं कि या खौफ है, या डरावना ख्वाब है? आप क्या समझते हैं? लेकिन फैसल साहब ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जी फैसल साहब। जी अयूबी साहब, किसी भी क्राइम को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है डिटरेंस क्रिएट करना, डर डालना लोगों के दरमियान। इन इस्लाहात जो को नाफिज करने का एक मकसद ये था कि लोगों में खौफ पैदा किया जाए। जैसे आपने देखा होगा आजकल एक इश्तिहार आम चल रहा है कि FBI सब कुछ जानता है। जी 2 करोड़ लोगों का डाटा FBI सब कुछ जानता है। ये एक इश्तिहार, ये बेसिकली एक डिटरेंस है। अभी मैं एक एसेट रिकवरी यूनिट जो इन्होंने जिन लोगों के फॉरेन एसेट्स हैं उनके लिए एक अलहदा से इन्होंने एक यूनिट बनाया है जो यहाँ पे लाहौर में गुलबर्ग में जिसका ऑफिस है, उसमें मैं रेगुलरली आजकल पेश हो रहा हूँ। मेरे पास डेली 1 या 2 केसेस आते हैं। अब जनाब मसला ये है कि जिन लोगों ने एमनेस्टी भी भरी है ना, उन्होंने भी चॉइस से भरी हुई है। जी जी। कुछ एसेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं, कुछ एसेट्स येट टू बी डिक्लेयर्ड। अच्छा, अभी दोबारा एमनेस्टी पे आ सकती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बेसिकली हमारे यहाँ पे जो एक बिजनेसमैन या कह लें ये एक सरमाएदार का एक क्रिमिनल माइंड है कि उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। ये आज से नहीं है, ये आज से नहीं है, ये हमेशा से ही ऐसे ही। वो कहते हैं जब कोई पकड़ेगा तब देखेंगे, जब कोई पकड़ेगा तब देखेंगे। अब मसले चेंज होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक आदमी ने एक अकाउंट डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ UAE में, ठीक है, उसी अकाउंट से वो कोई पैसा अमेरिका ट्रांसफ़र कर देता है और वो अकाउंट डिक्लेयर्ड है, ठीक है। अब जब उसकी बैंक स्टेटमेंट उस अफसर के पास जाती है 122(5)(6) या 177 के नोटिस के एवज, तो वो कहता है जी ये पैसा जिस अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा है वो भी तो तुम्हारा है, ठीक है, उसको तुमने क्यों नहीं डिक्लेयर किया। अब जो चोर होता है ना या जिसने एक चीज़ को छुपाया होता है उसकी प्लानिंग बड़ी कमज़ोर होती है। कहीं ना कहीं एक लूप होल होता है जहाँ से वो पकड़ा जाता है, ठीक है। बेसिकली अब जो दौर चेंज होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि आपकी जो रजिस्ट्री जहाँ होती हैं ज़मीनों की, जितना लेन देन हो रहा है बैंकों में, जितना आपने ये गाड़ियाँ ख़रीदनी हैं, इन सब में जो नादरा का रिकॉर्ड है वो बेसिस बन रहा है, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक आदमी को नोटिस आता है कि 1 साल में तुमने 9 गाड़ियाँ बुक कराई जो तुम्हारे नाम पे बुक हुई, लेकिन तुम्हारी वेल्थ में तो एक ही डिक्लेयर्ड है, बाकी 8 किधर है। अब वो 8 वो हैं जिसको हमने कारोबार बनाया हुआ है, हम ओन का कारोबार करें। एक गाड़ी बुक कराते हैं करोला, वो 3 लाख रुपए ओन पे बिकती है। तो लोगों ने क्या किया, 5 लाख 7 लाख दिया, करोला कंपनी ने गाड़ी बुक कर ली, और जब वो गाड़ी 4 महीने बाद डिलीवर आई उसमें 3 लाख ऑन कमाया और किसी और को बेच दी। अब ये जो ऑन का प्रॉफिट है ये कहीं भी डिक्लेयर्ड नहीं है, ना देते हैं। अभी हम एक केस में पेश हुए, हमने उन्हें कहा जी ये गाड़ियां बुक करा के बेची गई, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं, हम पी क्रेडिट को देख के आपकी ये बात मान ले, जो उन पे नफा कमाया गया वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में क्यों नहीं डिक्लेयर्ड। जो आपने गाड़ियां बुक कराई, हम मानते हैं ये गाड़ियां बुक हुई और बिक गई, हम आपकी बात मान लेते हैं। जो बुक होने के बाद सपोज आपने 1 लाख रुपया गाड़ी पे कमाया, 8 गाड़ियां बेची हैं, वो 8 लाख इनकम टैक्स रिटर्न में क्यों नहीं डिक्लेयर्ड, इसका जवाब दें। सही है। तो बेसिकली अब ये डॉक्यूमेंटेशन का वो ड्राइव या वो दौर चल रहा है जिसमें अब जो इस्तेलात की गई हैं वो अब नजर आएंगी। नहीं बंद करेगा। देखें लोग पूछते हैं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा अपने दोस्त के साथ, बैरिस्टर साहब के साथ, कि लोग ये पूछते हैं इन्होंने 2 साल में किया क्या है। ठीक है, देखें हर चीज़ को प्लान करने में, डॉक्यूमेंट करने में और उसको चलाने में एक टाइम दरकार होता है। फिर इस्टेब्लिशमेंट का एक सेट ऑफ माइंड है कि उन्होंने इन लोगों को चलने नहीं देना। ठीक है, ख़ास तौर पे पंजाब में जो देखने में आया है अभी तक, और वो सारे के सारे जो हैं वो इससे प्रीवियस हुकूमतों के साथ मिले हुए हैं। वो कहीं ना कहीं कोई काम कोई बंदा कहता भी है ना, वो कहता है जी नैब ने कल को ये कर देना, वो हाथ पे हाथ धर के बैठे, हमने काम नहीं करना। ठीक है, अब बात सिर्फ नहीं, मेरी बात ये है, देखें इस्तिलाहात जो हैं वो किसी ने भी की, मैं कहता हूँ 16 में हुई, इनकी हुकूमत नहीं थी, 15 में हुई, अमेरिका में ट्रंप चला गया, जो बाइडन आ गया,
थिंक टैंक नहीं चेंज होना, याद रखिएगा। सही कह रहे हैं। थिंक टैंक वही रहना है जी, जी। जो अमेरिका की सालमियत के लिए ज़रूरी है, वो ट्रंप ने भी करना था, जो बाइडन ने भी करना था। हमारे में ये जो सेट ऑफ माइंड ये है ना कि ये हुकूमत बदलने से चीज़ें चेंज हो जाएंगी। भाई साहब, क्योंकि हमारा वो ना टॉपिक अलग जा रहा है कहीं पे। मैंने कल एक मेरे पास खबर में देख रहा था, एक गाड़ी उन्होंने पकड़ी है जिसकी सेंचुरी ऑनलाइन जो वो चलान है, हाँ जी। तो वो पकड़ी गई है। इसका मतलब ऑनलाइन जो वो ट्रैफिक कानून को कुछ समझते नहीं है, उनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसका 100 चलान हो गए थे। कल का गाड़ी पकड़ के उन्होंने बंद कर दी। बेनामी एक्ट ये और मनी जेन है, लॉन्ड्रिंग एक्ट, बेनामी ये एक्ट रखना क्या है? चाहिए, हम भी पकड़े जाएंगे। नहीं, बेनामी एक्ट क्या है? बेनामी एक्ट ये है कि जायदाद मेरी है, मैंने रखी किसी के नाम पे। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। ये होना भी नहीं चाहिए। आपको जो जायदाद आपने खरीदी है, आपके सोर्सेज लेजिटिमेट होनी चाहिए, वो डिक्लेयर्ड होनी चाहिए आपकी वेल्थ में, और उसको बाकायदा आपके नाम पे रजिस्टर होना चाहिए। अब सिंपल मैंने एक सजेशन दी थी एफबीआर में, जो पता नहीं क्यों नहीं प्रिवेल की। मैंने कहा जी आपके पास डाटा है, लाहौर में जितनी जायदादें रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, उनका डाटा को रिलेट करें, ये डिक्लेयर्ड है या नहीं है। ठीक है। अगर ये वेल्थ स्टेटमेंट्स में डिक्लेयर्ड नहीं है, हमारे पास तो चुके कुछ 27 लाख वेल्थ स्टेटमेंट आती है। ख्वाहिश साहब, टाइम कम है। आप मुझे बताएं, लाहौर की जायदादा क्या सारी वो वेल्थ स्टेटमेंट्स में डिक्लेयर हो सकती है? नहीं, ख्वाहिश साहब टाइम कम है। इनकम टैक्स गोशवारे का भी 8 दिसंबर आगे तारीख आ रही है, बहुत करीब है। अभी कुछ टैक्स बार कह रही हैं, उसमें टैक्स गोशवारे में काफ़ी खामियां हैं, गलतियां हैं, जिनको अभी तक दूर नहीं किया गया। लोग अभी तक उसको भरने के लिए तैयार नहीं है। इसके हवाले से 214A उस ऊपर एफबीआर आज इन एक्शन है। आजकल को हज़ारों के हिसाब से नोटिस जारी कर दिए हैं, 6 साल का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। इस पे थोड़ा सा आप कमेंट्स। देखें यूबी साहब, आपने मेरा टैक्स बार का सेमिनार कवर किया था, जिनमें बेशुमार लोग आए थे। ये जो रिसेंट सेमिनार टैक्स बार में हुआ, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न पे, उसमें मैंने ऑनलाइन रिटर्न भर के दिखाई और उसकी गलतियां भी दिखाई। जो चीज़ें हमने नोट करके टैक्स बार के सदर अली एहसन राना साहब को बताई, उन्होंने अपने लेटर में लिखा, बिजनेस रिकॉर्डर में भी छाप किया। उसमें से 70% जो गलतियां हैं वो एफबीआर ने रिमूव भी कर दी। ठीक है। अभी भी 25-30% गलतियां 25-30% गलतियां रहती हैं। इसका मतलब ये गोशवारा फिर तारीख नहीं, देखें बात समझे, जिन जगह पे गलतियां हैं उसमें प्रोसेस ऑटोमेशन जो है ना, उसका मसला है। ठीक है, उसको उन्होंने जल्द अज जल्द आज 2-4 दिनों में रिमूव कर लेना है। इस दफा गोशवारे की तारीख नहीं बदलनी। मैंने आपको शायद याद होगा सेमिनार में बताया था, जनरल रूल ऑफ द थंब है कि बिजनेस क्लोज टाइम से 3 महीने देने जरूरी हैं गोशवारे तक। ये पाकिस्तान का एक बेंचमार्क है। जब गोशवारा मुकम्मल हो, आपने 30 जून को जो ईयर क्लोज किया उसका 30 सितंबर है। ठीक है। उस डेट को मैंने आपको बताया था खड़े हो गए कि ये गोशवारे 8 दिसंबर तक आपका एक्सटेंशन हो जाएगी। वो क्यों होनी थी कि जिस दिन गोशवारा इन्होंने लोड किया है, डिस्प्ले किया है 13 सितंबर को, वहां से लेकर जो आगे दिन थे, 8 सितंबर को उन्होंने लोड किया है, वहां से लेकर जो आगे दिन थे वो 8 दिसंबर बनता था। ठीक है, वो उन्होंने कर दिया। अब वो बार बार कह रहे हैं इस दफा के हमने गोशवारे को अब आगे नहीं लेके जाना, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जब तक ये सारी चीज़ें रिमूव नहीं होती जो गलतियां हैं, ख़ास तौर पे मिनिमम टैक्स वाला जो एक नया जंजाल हमने डाल दिया है कि इंपोर्टर भी मिनिमम टैक्स में, सप्लायर भी मिनिमम टैक्स में, कॉन्ट्रैक्टर भी मिनिमम टैक्स में, जब आप उन फील्ड्स में वर्किंग करते हैं जो आईआरएस में ओपन है, वो तो मैनुअल वर्किंग और रिटर्न की वर्किंग आपस में कोरोबरेट कर जाती है। लेकिन जो फील्ड्स इन्होंने क्लोज किए हुए हैं, ब्लू किए हुए हैं, जिनमें आप मैनुअली कोई रकम नहीं बदल सकते, उसमें मिनिमम टैक्स की जो टैक्स लायबिलिटी निकलती है और जो मैनुअली आप कैलकुलेट करते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ रहा है, ख़ास तौर पे सर्विसेज और सप्लायर में। तो जब तक आप उसको ठीक नहीं करते, आप रिटर्न कैसे मांग सकते हैं? तामीराती शोबे के लिए यूनिवर्सिटी की बूस्ट की 31 दिसंबर आगे डेट आ रही है, तो हालात कोरोना की वजह से वैसे ही ख़राब हैं। आप क्या तजावीज़ हैं आपके पास, क्या किस तरह बेहतरी तामीराती शोबे के लिए यूनिवर्सिटी को भी काम किया जाए और मुआशरत का पहिया भी चले? देखिए, इन हालात में तो मैं तो जनरल एमनेस्टी की बात करूँगा कि सब जो हमारे बिज़नेस हैं उनको रिलीफ मिलना चाहिए, उनको टाइम मिलना चाहिए। आप बिलीव करें कि स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेरे पास बेशुमार क्लाइंट्स हैं इन लोगों के,
और वो परेशान है, अपने मंथली बिल कवर करने के लिए परेशान है। अपने इनके पास 100-100, 200 और इससे डबल तादाद में मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहें इन्होंने पूरी करनी है, इनके बाकी जो फिक्स्ड अखराजात हैं वो पूरे करने हैं, और किसी तरफ से कोई रिलीफ पैकेज नहीं आ रहा। पूरी दुनिया में ये रिलीफ पैकेजेस उन्होंने ना सिर्फ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को दिए हैं, बल्कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनको मिले हैं। लेकिन पाकिस्तान में ना इनके पास शायद रिज़र्व, अगर हैं भी तो ये ब्यूरोक्रेसी के लिए हैं, अगर हैं भी तो पॉलिटिशियंस के लिए, और दूसरे जो एस्टेब्लिशमेंट इदारों के लिए। मौजूदा टैक्स पेयर के लिए कोई रिलीफ नहीं है। जैसे ख्वाजा साहब फरमा रहे थे, ये सारी डरावनी खबरें उनके लिए अभी भी। ख्वाजा साहब ने लॉ की बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन करके बताई है, लेकिन ये डरावनी चीज़ें उनके लिए। और बिजनेसमैन के लिए खौफ जो है वो बड़ी ज़हर कातिल है। अगर वो बिज़नेस इन खौफ से आज़ाद होकर नहीं करेगा तो किस तरह काम चलेगा, किस तरह प्रॉफिट कमाएगा, किस तरह वो गवर्नमेंट को वापस टैक्सेस देगा। तो मेरी टैक्स इदारों से और गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री से ये मदवाना गुजारिश होगी कि इन लोगों के लिए रिलीफ पैकेज लेके आएँ, इनके लिए ऑक्सीजन दें, टैक्स रिबेट्स दें, इनके जो टैक्स कम कर दें, बिल्कुल इनकी शरह कम करें, इनके जो बिजली के बिल्स हैं उनके ऊपर इनको टैक्स अपना रिलीफ दें, एटलीस्ट 6-6 महीने की छूट दें इनको। और इसके अलावा जो इनके पास एमनेस्टी स्कीम्स में इनको ये मुतारफ़ कराएं कि कम से कम 2-3 साल तक हम आपके एसेट्स को नहीं छेड़ेंगे, ये ऑडिट और ये और वो, ये 122 के नोटिस और ये फ्लांट टमका, ये सब चीज़ें वो उनको उलझाने के लिए हैं। ये सारी चीज़ें सारी ज़िंदगी होती रहेंगी। फ़िलहाल इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए फ्री हैंड इनको देना पड़ेगा। अगर अपनी जेब से कुछ नहीं देना तो जो उनके पास है उनको तो उनको उस मामलात में चलने दें। शोबे पे 111 से इस्तेशना करार दिया है। एक शोबे को, एक शोबा अकेला नहीं चल सकता। तामीराती शोबा आप क्या करेंगे? ईंटों का आप हाल देख लें, इस सीज़न में भट्टे बंद होते हैं, ईंटें हाए हैं। सरिया स्टील इंडस्ट्री के ऊपर उन्होंने तलवार लटकाई हैं, वो नहीं चल सकती। तामीराती शोबा कैसे चलेगा? उसके अलावा तामीराती शोबे के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग की बाकी चीज़ें हैं, जिसके अंदर पाइप्स हैं, उसके अंदर आप स्टील के दूसरे सामान हैं, उनकी डेकोरेशन का सामान है, वो सस्ता नहीं है, तो तामीराती शोबा कैसे चलेगा? ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। एक शोबे को आप छोड़ दें, अगर एक तामीराती शोबे का बंदा जो है वो अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकेगा, स्कूल एजुकेशन सारे बंद है या हाई फीसेस हैं, ये सारे इंटरकनेक्टेड बिजनेस हैं। ओवरऑल ग्रॉस इन सब को देखना पड़ेगा और इन सब के लिए रिलीफ पैकेज और बड़े खुले दिल से, खुले हाथों से देना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो फिर जिस तरह ये मामला चल रहे हैं, आप देखें कि सबसे ज़्यादा ख्वाजा साहब जानते हैं लिटिगेशन इन टैक्स पेयर्स की अदालतों में पेंडिंग पड़ी है कई साल से। कई साल से टैक्स जो रिलीफ है रुका हुआ है, वो तो ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे तो उसके अलावा तो ये ख्वाब है सारा कि जी इंडस्ट्री चलेगी और टैक्स मामला ठीक होगा। टाइम कम है सर, क्या आप तजवीज़ हैं तालीमी सेक्टर के हवाले से हुकूमत को, क्या आप तजवीज़ करना चाहते हैं ताकि आपका सेक्टर भी मजबूर ना हो, परेशान ना हो और आप सर्वाइव भी कर सकें? जी सर, सबसे पहले तो इसमें एक अदना सी आजाना तजवीज़ ये है कि जो ऐसे स्कूल्स हैं जिनका ताल्लुक़ 1000 रुपये फ़ीस से है, जी उनको माइक्रो फाइनेंस किया जाए, ठीक है उनकी, ताकि जो इस वक्त उनके पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर किसी के पास 100, 150, 200 बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो उसके पास 10 टीचर्स काम करते हैं, जी 2 स्टाफ मेंबर्स काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें हैं और वो जो उनकी बिल्डिंग है वो भी डेफिनेटली रेंट पे ही होगी, ठीक है, क्योंकि वो इतना जिस तरह का वो काम कर रहे हैं। तो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे माशी मामलात में उनकी आसानी के लिए कर्ज़े ज़रूर देने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस लेवल के ऊपर जो कर्ज़े दें उनको बिला सूद होना चाहिए, बगैर शराइत के होना चाहिए। और इसके लिए अगर उनको कुछ ऐसी गारंटीज़ लेनी पड़ती हैं तो जो आपके इलाके के जो मुदब्बर मुअज़्ज़ज़ लोग हैं उनकी गारंटीज़ ऐड कर देनी चाहिए, क्योंकि वो भी, उनके भी बच्चे वहीं पढ़ते हैं। जी कोई शक नहीं है। तो ये कम से कम एक ब्रीदर तो आ जाएगा उन लोगों के लिए, जी जो इस वक्त इस बिज़नेस के साथ अटैच है। और आप इसको कितने बाद नज़र किस तरह देख रहे हैं? जनवरी के बाद ओपन हो जाएंगे आपका अंदाज़ा? जी उम्मीद तो हम यही रख रहे हैं कि जी ये जनवरी के बाद ओपन हो जाएंगे। वो उम्मीद की वजह भी ये है कि देखें, अगर ओवरऑल डाटा जो इस वक्त रैंडम कलेक्ट किया गया था उसमें जितने टेस्ट किए गए हैं, उन टेस्ट में जो शरह आई है जिसमें इन्फेक्टेड स्कूलों के हवाले से जो बच्चे और जो टीचर्स इन्फेक्टेड थे वो 0.007 थी, यानी कि टोटल ओवरऑल जो लाहौर के अंदर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट अराउंड 100+ स्टूडेंट्स थे और टीचर्स थे जो इन्फेक्टेड थे। अगर आप ओवरऑल इसको पंजाब के लेवल पे देखें तो 550 टोटल केसेस थे, जी तो इसको अगर आप मिलाएं कि हम पंजाब में अगर जिन स्कूलों की तादाद, जिसमें बच्चों की तादाद ऑलमोस्ट अराउंड करोड़ों में है, उसमें से 550 का जो रेशो आ रहा है वो बहुत थोड़ा है। जी। तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि अगर ये इसी तरह से मामलात चलते रहे, बेहतर रहे,
और स्कूल्स ने जो अपना पहले रोल अदा किया था SOPs के ऊपर अमल करते हुए, और ये कोरोना नहीं फैला स्कूल्स की वजह से, तो इसमें भी आगे जाते हुए जो नेक्स्ट फेज़ आएगा उसमें हमारे लिए बेहतरी हो जाएगी और हम उसमें आसानी से सर्वाइव कर जी, सकेंगे। कोरोना की फेज़ 2 बड़ा ख़तरनाक है। कोई ऐसे हालात में अब पहले भी 50% अब इदारों की वो हाज़िरी भी कम कर दी गई है, तो FBR के लिए तो चैलेंजेस का बहुत सामना है। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं अपने भाई की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। बैरिस्टर साहब की ऑडिट बंद कर देनी चाहिए। जी, जब तक कोरोना ये तब तक इंडस्ट्री को आपने तंग नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, देखें जब एक इदारा डिफ़ॉल्ट करने जाता है ना, कोरोना की वजह से हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट के ध्यान पे, वो जाके अपने लेंडर को कहता है मुझे रीशेड्यूल करो वरना मैं मर जाऊँगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है, हुकूमत को अब अपने लोन्स को रीशेड्यूल कराना चाहिए। इस साल में जो हमने किस्तें देनी है या अगले साल में, इवन उससे अगले साल में, इन 3 सालों की किस्तें हमें डेफर करनी चाहिए। और ये करेंगे लोग। आप देखें, बनिएगा असूल है साहूकार का कि वो अपने जो लेनदार है ना उसको मरने नहीं देता, जिसको उसने पैसे दिए हैं। ठीक है। अब पाकिस्तान की वो पोजीशन है जिसमें यहाँ को चलाने वाले लोगों को कहिए, IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाके कहें भाई हम अगले 2 साल तक कोई किस्त नहीं दे सकते। अब बेसिकली आप देखें, मेरा 4000 अरब का जो बजट है उसमें से 1700 अरब की मैं किस्त दे देता हूँ। अगर वो 1700 अरब की वो किस्त चली जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो रिलीफ मैं अपनी इंडस्ट्री को दे सकता हूँ। ठीक है, वो रिलीफ मैं अपनी इंडस्ट्री को दे सकता हूँ। तीसरी चीज़, चंद एक ऐसे हैं अपना सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, सेहत, स्कूल, इसको हुकूमत को एक मैस स्केल पे सब्सिडी देनी चाहिए। ये तो भाई कह रहे हैं ना इंटरेस्ट फ्री लोन। मेरे ख्याल में जिस स्कूल में 150 बच्चा पढ़ता है उसके 1 साल का किराया हुकूमत को देना चाहिए उस बंदे को, कि हुकूमत देगी पैसा और वो आगे किराया पे करेगा, ताकि ये लोग सरवाइव करें और हमारी नस्ल को एजुकेट कर सकें। देखो, मैं अमीर स्कूल की बात नहीं कर रहा। 1000 रुपये, 800 रुपये, 700 रुपये, 1200 रुपये एक ऐसे स्कूल जो गली महलों में खुले हुए हैं। 500 रुपये तक अगर ये स्कूल बंद हो गए, वो बच्चे ना पढ़ सके, तो आप क्राइम का रेट पाकिस्तान में कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो बच्चे क्रिमिनल बन जाएंगे आपके। आपको चाहिए, हुकूमत को जैसा चाहिए, मैं किसी चीज़ से डिसएग्री नहीं करता, हमें अपनी इंडस्ट्री को खौफ से निकालना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देना है, हमें अपनी सेहत और अपनी एजुकेशन पे पूरा जोर देना है। कोरोना की वजह से मैं कहता हूँ हम लॉकडाउन करें, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि तमाम कच्ची आबादियाँ या मिडिल क्लास आबादियों में वहाँ पे लंगर खाने खोलें अगर लॉकडाउन करना है तो, ताकि लोगों के घर में एक वक्त का 3 वक्त ना दे जी, एक वक्त का खाना हुकूमत पहुंचाए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। अल्लाह करे फैसल साहब ऐसा ही हो। आपको बहुत शुक्रिया। मियां आतिफ साहब आपको बहुत शुक्रिया। शेख असलम साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।